एग्जैक्टली हमारे ब्रेन में, हमारे थॉट में क्या होता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब काम को पोस्टपोन करना, लेकिन वो काम को पोस्टपोन करना जब आपको पता है कि अभी कर लेना ठीक रहेगा। स्ट्रेस कितना रोल प्ले करता है सर प्रोक्रेस्टिनेशन में? प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे कुछ न कुछ मानसिक तनाव या फिर इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस जुड़े होते हैं। तो हम जस्टिफाई करते हैं कि मैं इसको पोस्टपोन क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो बहुत समय है, वैसे भी मुझे लास्ट मोमेंट में काम करने में मजा आता है, अभी नहीं किया तो भी चलेगा, कल मैंने अपने आप को प्रॉमिस कर दिया कि कल करूंगा। इस तरह के एक्सक्यूजेस या हम जस्टिफिकेशंस देते हैं कि मैं इसको अभी क्यों पोस्टपोन कर रहा हूँ। मैं कभी भी रेजोल्यूशंस नहीं बनाता हूँ। मैं देखता हूँ कि आज मुझे क्या चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फैट लॉस करना है, तो मैं कोई एक मुहूर्त की राह नहीं देखता हूँ। मैं बताऊँ ठीक है, आज से मुझे क्या करना है। But that's it. I think great. I had never taken New Year resolutions since a long time. मैं डेली चेंजेस की बात करता हूँ। आज से क्या हो सकता है, अभी से क्या हो सकता है। दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों की एक हैबिट होती है और वो हैबिट है समय पे काम फिनिश करना। लेकिन समय पे काम कब फिनिश होगा? जब हम समय पे काम स्टार्ट करेंगे। इन जनरल हमें जो काम मिला है, शायद वो असाइनमेंट सबमिट करना हो सकता है। अगर आप कॉलेज में है तो, आप ऑफिस में है तो आपके कोई प्रोजेक्ट के वर्क हो सकते हैं जिसकी डेडलाइन शायद 4-5 दिनों बाद या 10 दिनों बाद है। वो काम आप आखिरी समय पे करते हैं और आखिरी समय पे जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो शायद वो हम काम कंप्लीट कर पाए, लेकिन उसके साथ आता है एक स्ट्रेस, उसके साथ आती है एंजाइटी और उसके साथ आता है बहुत सारा बर्डन। काम को अवॉइड करना, काम को आगे ढकलना, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन और ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिशिर पलसापुरे सर से ये जाना कि क्या प्रोक्रेस्टिनेशन सच में एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, कितने टाइप के प्रोक्रेस्टिनेशन होते हैं और इन प्रोक्रेस्टिनेशन को हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को बिना प्रोक्रेस्टिनेट किए, पॉडकास्ट विद डॉक्टर शिशिर पलसापुरे सर। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आगे के नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। नमस्ते, वेलकम टू द अनस्क्रिप्टेड। प्रोक्रेस्टिनेट करते करते आज वो दिन आ गया जिस दिन मैं आपका पॉडकास्ट ले रहा हूं सर। बेटर लेट देन नेवर। यस, बट आज का हमारा टॉपिक ही है सर प्रोक्रेस्टिनेशन एंड हाउ टू विन और हाउ टू ओवरकम द प्रोक्रेस्टिनेशन। और फॉर मी, आप मुझे पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर विदर्भा, नागपुर, पता नहीं इंडिया में भी प्रोक्रेस्टिनेशन का पेंडेमिक चल रहा है और पेंडेमिक हर जगह चल रहा है। हाँ, और हम प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो मेरा सर पहला जो सवाल है इससे कि एग्जैक्टली प्रोक्रेस्टिनेशन हम किसको कहेंगे, मतलब साइकोलॉजिकली, और हम लेजी है मतलब हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, या एग्जैक्टली क्या है प्रोक्रेस्टिनेशन सर? ठीक है, सो इसका एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब काम को पोस्टपोन करना, लेकिन वो काम को पोस्टपोन करना जब आपको पता है कि अभी कर लेना ठीक रहेगा, राइट। दूसरा एक होता है काम को पोस्टपोन करे जो कि हमको पता होता है कि बाद में करना ठीक रहेगा। फॉर एग्जांपल, अभी डॉलर का रेट बहुत बढ़ रहा है, राइट, और मुझे कुछ डॉलर्स लेने हैं और मेरे एडवाइजर ने बताया कि आप अभी मत लीजिए, 1 महीने बाद लेंगे, तो क्योंकि आपको अर्जेंसी नहीं है। तो मैंने इस काम को डिले कर दिया। अब यहाँ मुझे पता है कि डिले करना हेल्पफुल रहेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई असाइनमेंट फिनिश करनी है या फिर मुझे कहीं पे टिकट्स बुक करनी है और टिकट्स मुझे पता है कि अभी बुक कर लेनी चाहिए, लेकिन मैंने उसको डिले कर दिया जबकि मुझे पता है कि मुझे अभी करना चाहिए। यही प्रोक्रेस्टिनेशन है, जहां हमें अंदर से पता होता है कि अभी कर लेना ठीक रहेगा, फिर भी हम उसको बाद में करते हैं। सर एग्जैक्टली अभी एक मैं सिनेरियो दूंगा, आप मुझे बताइए कि इसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन कह सकते हैं क्या, और अगर ये कहते हैं इसको कह सकते हैं तो जस्ट एक डिफरेंस कि यही लेजीनेस है क्या, ठीक है? क्योंकि बहुत बार हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं
तो हमें एक रिमार्क मिलता है कि यू आर लेजी। हम्म, मैं न्यूज रिपोर्टर था, 9 बजे हमको सारे न्यूज खबरें सबमिट करनी है, मैं ऑफिस 12 बजे डॉट पहुंच जाता था। 12 से 7, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरी खबरें अराउंड 1.5 आवर, 2 घंटे में सारी खत्म होने वाली है, ठीक है। लेकिन 12 से 7 मेरे पिछले न्यूज में जहां पे काम करता था वो सुन रहे होंगे, लेकिन रियलिटी में बताना चाहो तो टाइम पास में करता था सर। वो अभी मेरे वो सैलरी नहीं काट पाएंगे, इसलिए मैं बता सकता हूं आपको। लेकिन लिटरली 12 से 7 मैं टाइम पास कर रहा हूं और 7 बजे मैं काम को हाथ में लेके पूरे स्ट्रेस में 9 बजे तक काम को खत्म कर रहा हूं। okay. कभी कभी मैं सोचता था कि ये अगर मैं 2 से 4 के बीच में कर लूंगा और उसके बाद जो आखिरी की डेडलाइंस है उसमें थोड़ा और क्रिएटिवली कुछ कर पाओ, करेक्ट। हाँ, लेकिन ये होता नहीं था सर। ये प्रोक्रेस्टिनेशन है जो मैं आपको एग्जांपल दिया। प्रोक्रेस्टिनेशन है क्योंकि आपको इस चीज का अवेयरनेस है कि अगर मैं पहले से उस पर समय बिताता था तो मेरी क्वालिटी ऑफ वर्क ज्यादा अच्छा होता था, राइट। तो ये एक टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन में फिट होता है जहां पर हम लास्ट मोमेंट ऑफ एनर्जी जो रहती है 11th आवर की एनर्जी, इसको हम यूज करते हैं, लेकिन अपने आप को ये कन्विंस कर देते हैं कि भाई मैं बेस्ट परफॉर्म करता हूं प्रेशर के अंदर। तो इसको प्रोक्रेस्टिनेशन प्रूव करने के लिए मैं जनरली एक एग्जांपल लोगों को देता हूं कि 5 सेकंड में एक बिल्ली का पिक्चर ड्रॉ करिए, 5 सेकंड में। तो अगर आपने अभी 5 सेकंड में बिल्ली का पिक्चर ड्रॉ कर लिया तो आप कर सकेंगे, राइट। अब सेम बिल्ली का पिक्चर जो आपको 30 सेकंड्स में ड्रॉ करना है, राइट। दोनों बिल्लियां रिकग्नाइजेबल रहेंगी, राइट। काम तो हो गया कि बिल्ली का पिक्चर ड्रॉ किया, लेकिन सेकंड वाली बिल्ली जो है उसमें ज्यादा डिटेलिंग रहेगा, राइट। उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी रहेगी। तो यही हम कहते हैं कि हाँ, काम तो हो गया। कई बार बच्चे पोस्टपोन करते हैं एग्जाम्स आने के जस्ट लास्ट मोमेंट या लास्ट दिन, लास्ट रात को बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो लेकिन उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। उनको खुद को पता होता है कि इससे ज्यादा मार्क्स मिल सकते थे, तो बस काम हो गया, इसलिए इसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। उसकी क्वालिटी अफेक्ट हुई तो डेफिनेटली प्रोक्रेस्टिनेशन था। तो और रही बात लेजीनेस की, लेजीनेस एक अंदरूनी फीलिंग है इनर्शिया की, जिसमें हमें काम करने से एवर्जन होता है, मूव करने से एवर्जन होता है कि हमको ऐसा लगता है कि न ही मूव करो तो बेहतर है। इसका रिस्पॉन्स लोग अलग अलग तरह से देते हैं। पहले नोटिस करते हैं कि मुझे मूड नहीं हो रहा है, जिसमें शरीर में मेरे लिथार्जी है, राइट। और इस लिथार्जी के चलते कुछ पोस्टपोन करते हैं, कुछ नहीं करते। सो प्रोक्रेस्टिनेशन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, सीसीटीवी फुटेज में दिखेगा कि ये जो है इसने पोस्टपोन किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ये नहीं दिखेगा कि इसको अंदर से वीक फील हो रहा है या फिर काम करने की इच्छा नहीं हो रही। सो लेजीनेस इज नॉट ऑब्जर्वेबल बट प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑब्जर्वेबल। ओके सर, अभी मेरा यही आपने जो अभी बताया उससे ही मेरा रिलेटेड सवाल है, एग्जैक्टली हमारे ब्रेन में, हमारे थॉट में क्या होता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सर इसमें और एक एग्जांपल मैं मेरा बताना चाहूंगा कि सेम मैं 7 बजे काम स्टार्ट कर रहा, 9 बजे खत्म कर रहा हूं। जिस दिन मैं 2 से 4 में काम खत्म करता था, उस दिन मुझे शाम को ऐसा लगता कि कुछ मिसिंग है लाइफ में। तो ये भी क्यों आता है? राइट। फर्स्ट इज ब्रेन में क्या हो रहा है, माइंड में क्या हो रहा है। हमारे माइंड में अलग अलग तरह के विचार चलते हैं जब हम पोस्टपोन करते हैं। तो हम इसको चॉइस पॉइंट की तरह लेंगे, राइट। अब चॉइस पॉइंट का क्या मतलब है कि चॉइस पॉइंट समय में के वो पॉइंट्स हैं जहां पर हमें चॉइस मिलता है कि हम पोस्टपोन भी करें या पोस्टपोन ना करें। ऐसे हजारों चॉइस पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला चॉइस पॉइंट होगा है जब हमारे दिमाग में एक अर्ज आती है कि मेरे को अभी पोस्टपोन करना है, राइट। तो अर्ज सबसे पहले आती है दिमाग में, जिसको जैसे बबल रैप अगर हमारे हाथ में दे दिया, हमें अर्ज आएगी कि उसको मैं पॉप कर दूं। अर्ज के बाद में इमीडिएटली डिसीजन आता है कि मैं इसको पोस्टपोन कर देता हूं। अभी मेरे दिमाग में आया कि नहीं करना है, ऐसा कुछ अर्ज आएगी, फिर हम डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे इसको पोस्टपोन करना है। डिसीजन के बाद में इमीडिएटली गिल्ट आती है कि अरे मैंने इसको पोस्टपोन कर दिया, लेकिन इसको तो करना चाहिए था अभी। लेकिन गिल्ट को हमको इमीडिएटली न्यूट्रलाइज भी करना होता है, तो हम जस्टिफाई करते हैं कि मैं इसको पोस्टपोन क्यों कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो बहुत समय है, वैसे भी मुझे लास्ट मोमेंट में काम करने में मजा आता है, अभी नहीं किया तो भी चलेगा, कल मैंने अपने आप को प्रॉमिस कर दिया कि कल करूंगा, या फिर अभी मूड नहीं है, अभी बारिश हो रही है, या फिर अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट अभी स्लो है, या फिर बहुत नॉइज है। इस तरह के एक्सक्यूजेस या हम जस्टिफिकेशंस देते हैं
कि मैं इसको अभी क्यों पोस्टपोन कर रहा हूँ, राइट। जैसे हमें जस्टिफिकेशंस देते हैं, ये ट्रू होते हैं, मतलब ये रियलिस्टिक होते हैं कि ये एनवायरनमेंट में अंदर डेफिनेटली ट्रू होते हैं, इसलिए हम उसको मान लेते हैं और उस जस्टिफिकेशन को एक्सेप्ट करके गिल्ट चली जाती है, फिर हम एक्चुअली पोस्टपोन करते हैं। पोस्टपोन करने के बाद में फिर से हल्की सी गिल्ट आती है कि अरे मैंने इसको पोस्टपोन कर दिया, तो इसके बाद हम एक सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी पर चले जाते हैं। सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल बैठे रहना, ताकते रहना, रील देखते रहना, रील देखते रहना। तो एक तो हो सकता है कि जो ओरिजिनल एक्टिविटी है उससे कम डिस्ट्रेसिंग, उससे कम तकलीफ दे हो सकता है, जिसको आराम करना, उससे ज्यादा एंटरटेनिंग हो सकता है। जैसे ओरिजिनल काम बोरिंग हो तो हम यूजुअली एंटरटेनिंग चीजें देखेंगे, जैसे रील देख रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, या सूडो वर्क हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक रिसर्च पेपर लिखना है, राइट, लेकिन मैं ऐसे पॉडकास्ट देख रहा हूँ जो मैं अपने आप को कन्विंस कर रहा हूं कि ये पॉडकास्ट देखने से मुझे बहुत नॉलेज मिलेगा, और असल में मेरा काम है उसको लिखना, ना कि नॉलेज इकट्ठा करना जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से है, राइट। तो हम अपने आप को कन्विंस कर देते हैं कि ये वर्क करने से मुझे फायदा होगा, लेकिन वो कम डिस्ट्रेसिंग होता है, इसलिए हम सूडो वर्क करते हैं। तो सूडो वर्क वाली आदत बहुत लोगों को होती है, तो ये चीजें दिमाग में चलती हैं। अब इसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेशन के अलग अलग टाइप्स हैं, तो हर टाइप में अलग अलग थॉट प्रोसेसेस टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे एक पूछना है ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, स्ट्रेस कितना रोल प्ले करता है सर प्रोक्रेस्टिनेशन में? सारा प्रोक्रेस्टिनेशन जो है दिखता है बिहेवियरल प्रॉब्लम, पर 100% इमोशनल प्रॉब्लम है। हर प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे कुछ न कुछ मानसिक तनाव या फिर इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस जुड़े होते हैं। तो अगर वो स्ट्रेस नहीं रहेगा तो हम शायद से प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। ओह, लेकिन सर अभी हम प्रोक्रेस्टिनेशन के टाइप्स की तरफ जाने से पहले मुझे ये पूछना है कि किस एज ग्रुप से हमें प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत लग सकती है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब मैं मेरे पास्ट में झांक के देखता हूं तो मुझे पता है कि मैं 5th में भी यही करता था, 10th में भी ये करता था, ग्रेजुएशन में भी ये करता था, अभी भी यही कर रहा हूं। इसका रिसर्च तो मैंने देखा नहीं है, पर जब भी बच्चों को कोई टास्क करनी होती है, बहुत छोटे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल जहां लैंग्वेज समझ में आने लग गई है तो बच्चे बर्ताव करते हैं, राइट। अब बर्ताव जो है, बर्ताव कोई भी हम कुछ भी करें तो उसमें हमें दिक्कत जरूर होती है, डिस्ट्रेस होता है। तो डिस्ट्रेस को एस्केप करने की टेंडेंसी बाय बर्थ ही होती है, राइट। तो अगर हम कहें कि बहुत छोटे बच्चे भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्या? आई थिंक यस दे डू, राइट। जब तक बहुत डिस्ट्रेस नहीं हो जाता वो खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, राइट, कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग देखते रहेंगे। अगर हमने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन्स दे दिया तो वो खाना पोस्टपोन करेंगे, सोना पोस्टपोन करेंगे। तो आई थिंक बहुत ही यंग एज से ही कोई ना कोई प्रोक्रेस्टिनेट कर सकता है। पर इस पर का सॉलिड रिसर्च तो मैंने पढ़ा नहीं, बट कॉमन सेंस बताता है डेफिनेटली कि जहां बर्ताव आया वहां प्रोक्रेस्टिनेशन आया। सर तो ये अभी मुझे तो ये पूरा समझ लेना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन में एग्जैक्टली ब्रेन में क्या होता है, टाइप्स जानने हैं। उससे पहले जस्ट हमें पता चला प्रोक्रेस्टिनेशनल बिहेवियर छोटे बच्चों में, तो उसको ब्रेक हम कर सकते हैं? मैं छोटे बच्चों की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। छोटे बच्चों में प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रेक करने का ट्रीटमेंट प्लान प्रोटोकॉल अलग रहेगा, हाँ, राइट, और एडल्ट्स में अलग रहेगा। हाँ, छोटे बच्चों में हमको एक्सटर्नल मोटिवेटर्स देने पड़ सकते हैं कि अगर आपने समय पे बस्ता उठा लिया या समय पे खाना खाया तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और उस हिसाब से बच्चे जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट करना रोकेंगे, राइट, या कम करेंगे। एडल्ट्स में उनको खुद को इंसाइट होती है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं और इसके ये प्रॉब्लम्स मुझे हो रहे हैं, तो वो उनको ज्यादा अच्छे से समझ होगी कि मैं क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं और इसको ब्रेक करने का साइकिल कैसे ब्रेक करेंगे। तो इस तरह से हम एडल्ट्स को अलग से सिखा सकते हैं। बट डेफिनेटली यस, दोनों बच्चों में, एडल्ट्स में प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रीट हो सकता है और इससे ओवरकम किया जा सकता है। ग्रेट सर। सो टाइप्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन आप बता रहे थे, तो लेट्स बिगिन। टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन में हम अकेले एक टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते हैं, हर कोई एक्सपर्ट होता है 2 या 3 में। अच्छा, इसमें भी मैं तो कहता हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन आर्ट है। कुछ लोग बिगिनर लेवल आर्टिस्ट होते हैं, कुछ लोग प्रो होते हैं, कुछ लोग प्रो मैक्स होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन में। अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे कॉमन टाइप जो है वो है लो इम्पैक्ट प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसका मतलब है कि ऐसा काम हम पोस्टपोन करते हैं
जिसको करने से इमीडिएटली फायदा भी नहीं होने वाला और जिसको न करे तो ज्यादा नुकसान भी नहीं होने वाला। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, आप अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन गार्ड देखिए, उसमें क्रैक्स दिखेंगी, राइट। अब इसको हमको बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा है कि ये स्क्रीन गार्ड चेंज करना है, पर हम नहीं चेंज कर रहे। क्यों नहीं चेंज कर रहे? क्या तक पड़ गया? नहीं भी किया तो फर्क नहीं पड़ता है, और किया भी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो इसी कैटेगरी में बहुत सारे बिहेवियर्स आते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना। अगर आप नहीं भी करते एक दिन तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और कर भी लेते हैं तो एकदम से बॉडी बनी बन जाती है, राइट। दवाइयां टाइम पे लेना, तो अनलेस इट्स वेरी सीवियर पेन या फिर बहुत जोरदार फीवर है, वो हाई इम्पैक्ट नहीं होती। दवाइयों का असर जो है वो लंबे समय तक चलता है। कई बार ब्लड प्रेशर की दवाई या डायबिटीज की दवाई हम नहीं भी ले तो हमको पता नहीं चलता है कि हमने दवाई ली है नहीं ली है, तो ये लो इम्पैक्ट होती है, इसलिए बहुत हम इसको पोस्टपोन करते हैं। तो इस कैटेगरी में मैक्सिमम बिहेवियर्स आते हैं, पैसों का सेविंग्स करना, अपने आप को ग्रूम करना, सही समय पे सोना, सही समय पे खाना, नाखून काटना, अपना कबर्ड क्लीन रखना, अपने फोन के कॉन्टेक्ट्स को मिनिमाइज करना, ऑर्गेनाइज्ड रखना, ये सारी चीजें लो इम्पैक्ट होती हैं। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन जब हम देखते हैं वो है परफेक्शनिस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसमें हम ये सोच के चलते हैं कि मेरे काम का आउटपुट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, और अगर मुझे नहीं पता है कि ये परफेक्ट होने वाला है या फिर मुझे कोई गारंटी नहीं है परफेक्ट होने वाला, तो हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं। हम सारी आइडियल कंडीशंस का वेट करते हैं कि जब तक मुझे फुल क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक मेरे पास में ये आईफोन 17 प्रो मैक्स नहीं होगा, या फिर ये डिवाइस नहीं होगा, या फिर ये गैजेट्स नहीं होंगे, तब तक मैं इसको शुरू नहीं करूंगा। तो कई जगहों पर हमको प्रोक्रेस्टिनेशन को जल्दी से खत्म करके आउटपुट दे देना इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मेल का रिप्लाई, ओके आई विल सी यू टुमारो, लंबा चौड़ा फॉर्मल रिप्लाई लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेलेंट आउटपुट एंड परफेक्ट आउटपुट में फर्क है। एम फॉर एक्सेलेंस, कि बहुत अच्छा आउटपुट होना चाहिए, लेकिन परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। तो परफेक्शन के पीछे जाएंगे तो आप पोस्टपोन करते रहेंगे। तो दिस इज सेकंड टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, जहां लोग असाइनमेंट्स हैं उनको पोस्टपोन करेंगे कि नहीं परफेक्ट होना चाहिए तभी मैं सबमिट करूंगा। डेडलाइन जाने के बाद भी कुछ लोग सबमिट नहीं करते हैं बिकॉज दे वांट इट टू बी परफेक्ट। नहीं, अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ। मैंने कई लोग स्टूडेंट्स देखे हैं जो फेल हो चुके हैं, जिनके असाइनमेंट्स बाद में रिजेक्ट हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने सबमिट ही नहीं करी, ये कहते हुए कि नहीं परफेक्ट नहीं थी इसलिए सबमिट नहीं करी। सो दे फेस इट, बट उनको इम्परफेक्ट सबमिशन से प्रॉब्लम होती है। थर्ड होता है रोलर कोस्टर प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसमें ये स्टूडेंट्स में ज्यादातर देखा जाता है क्योंकि वॉलेटिलिटी अप एंड डाउन होती है रोलर कोस्टर जैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर डेडलाइन आ गई तो बहुत इंटेंसली वो काम करेंगे। जैसे आप जो है शाम को 7 बजे आपकी डेडलाइन रहती थी, तो 6 बजे से आप इंटेंसली काम करते हैं, एकदम प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जैसे ही डेडलाइन खत्म हो जाती है आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम नेगेटिव में चली। बिल्कुल लाइक आराम करेंगे, टाइम पास करेंगे, राइट। तो ये रोलर कोस्टर प्रोक्रेस्टिनेशन टिपिकली स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है। इससे होता क्या है कि आपकी काम की प्रोडक्टिविटी जो है, क्वालिटी जो है वो अफेक्ट होती है। तो लास्ट मोमेंट से हमको एक्साइटमेंट तो मिलती है, और एक्साइटमेंट का एडिक्शन भी होता है कई लोगों को। इसलिए आपको दिन भर बोर होता था और ऐसा लगता था कि यार कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि क्या मिसिंग है? एक्साइटमेंट मिसिंग है, वो एड्रेनलिन मिसिंग है, और वो खत्म हो गया, वैक्यूम आ गया, और उस एड्रेनलिन की चेज में आप बार बार लास्ट मोमेंट तक पोस्टपोन करते हैं। रोलर कोस्टर प्रोक्रेस्टिनेशन में आपको एक्साइटमेंट का, एंजाइटी का एडिक्शन हो जाता है। यस, वो एक्साइटमेंट जो है वो मुझे चाहिए, राइट। इसको एड्रेस करने के लिए आई थिंक एक फेमस क्रिकेटर को किसी ने पूछा कि सर आप इतना काम रहते हैं ड्यूरिंग टेस्ट मैच या फिर जो मैच होती है उसके पहले, हाँ आप बहुत शांत दिखते हैं हमको, आपको टेंशन नहीं आती, हमें तो एग्जाम होती है तो बड़ी टेंशन आती है। तो आई थिंक वो विराट कोहली थे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर हमने साल भर क्रिकेट की प्रैक्टिस की है तो लास्ट मोमेंट में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, राइट। और अगर हमने साल भर में क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं की है तो लास्ट मोमेंट में टेंशन लेके भी क्या होने वाला। तो इन बोथ द केसेस हमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज पास ऑन करता है कि आप थ्रू आउट ईयर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो पढ़ाई हो या फिर स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस हो, तो आपको लास्ट मोमेंट के टेंशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और वो यूजलेस भी होता है। तो दिस इज रोलर कोस्टर प्रोक्रेस्टिनेशन। और एक टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन है जिसमें हमको हैबिट हो जाती है प्रोक्रेस्टिनेशन की। फॉर एग्जांपल मैंने
एक बार जल्दी से चला गया था किसी प्रोग्राम में और मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा। तो मैंने सीख लिया कि लेट जाना ही ठीक रहता है, क्योंकि लेट जाने से मेरे को वेट नहीं करना पड़ता और मेरे 4 काम और हो जाते हैं। तो ये मैं अपने दिमाग में फिक्स कर लेता हूँ कि लेट जाना हमेशा अच्छा रहता है। और बाद में जहां जहां भी मैं लेट जाता हूँ, भले ही मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैं ओरिजिनल लर्निंग पर ही फिक्स रहता हूँ कि हाँ, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था ना कि लेट जाने से अच्छा हुआ था। तो कितना भी मेरा नुकसान हो रहा हो लेट जाने से, लेकिन मैं लेट जाते रहूंगा, मैं लेट जाता रहूंगा, क्योंकि उस समय मैंने सीखा था। तो उसकी हैबिट हमें बन जाती है लेट जाने की, राइट। और एक टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है नार्सिसिस्टिक प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसमें हम किसी काम को इसलिए पोस्टपोन कर देते हैं कि ये मेरे लायक काम नहीं है, ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो 10वीं का लड़का भी कर लेगा, ये तो 16 साल का बच्चा भी कर लेगा, ये मेरे लायक काम नहीं है। मुझे एक ऐसा चैलेंजिंग काम होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग होना चाहिए। सो इस तरह के काम हम चूज करते हैं और बस मुझे साइन करने का काम होना चाहिए एक बैठ ये बाकी काम है ना, मैं नहीं करूंगा, तुम लोग। सो देखिए, डेलीगेशन ऑफ वर्क इज वन थिंग जिसमें एफिशिएंसी बढ़ती है। नार्सिसिस्टिक प्रोक्रेस्टिनेशन में एफिशिएंसी कम होती है। हम बहुत सारा डोंकी वर्क नहीं करते। मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो ये टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन लेकर आए, उन्हें पता भी नहीं था कि वो इस तरह से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। और जब उन्हें हम बताते हैं कि डोंकी वर्क इज अ पार्ट ऑफ स्मार्ट वर्क, उनकी सडनली आंखें खुल जाती हैं कि अच्छा, इट इज अ पार्ट ऑफ स्मार्ट वर्क, तो हमको डोंकी वर्क करना ही पड़ेगा, कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। उस तरह की नहीं, डेफिनेटली नहीं। तो ये हमें जानकर चलना चाहिए कि डोंकी वर्क इज अ पार्ट ऑफ स्मार्ट वर्क, हमको करना ही पड़ेगा। लास्ट एक टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन है, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, पर मेन टाइप में एक है जिसको हम जानबूझकर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इसको हम कहते हैं हिंड्रेंस प्रोक्रेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल, मैं कोई अथॉरिटी में और मेरा आपके साथ में झगड़ा हो चुका है और आप मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं हो, और लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी फाइल मेरे पास आई है। अब मैं सोचूंगा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इसकी फाइल को तो मैं नीचे रखूं, किसी से गुस्सा आया आपको तो मैं आपकी फाइल को साइन करना जानबूझकर डिले कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे गुस्सा है। ऐसा कई बार देखते हैं हम कि जो लोग हमसे नफरत करते हैं या फिर अथॉरिटीज हैं जिनको कुछ चाहिए, तो ऐसे लोग जानबूझकर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ताकि आपको तकलीफ हो या उनको कुछ फायदा हो। ओ, मतलब हमारे गवर्नमेंट के लोग बेसिकली ऑफिसेस में ऐसे ही होता है, ऐसे मैंने सुना है। गवर्नमेंट तो बिल्कुल करप्ट नहीं बोल रहा हूँ, पर मैंने हर बार ऐसा भी देखा है कि जहां मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन एक्सपेक्ट किया था वहां नहीं हुआ। मतलब फास्टफूड ऑफिस में मैं कई बार गया हूँ, तो इतने जल्दी काम हो जाता है। आर यू श्योर आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स? एक बार बर्थ सर्टिफिकेट बनाने गया था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मुझे हफ्ता भर लगाएगा, तो उसने दूसरे दिन मुझे सर्टिफिकेट दे दिया। तो ऐसा भी होता है, लाइक हमें जनरलाइज नहीं करना, पर ऐसा देखते हैं जो आपसे नफरत करते हैं या फिर उनको कुछ चाहिए, ऐसे लोग पोस्टपोन कर सकते हैं। सर, इन जनरल अभी हमने प्रोक्रेस्टिनेशन के टाइप्स के बारे में, पैटर्न्स के बारे में जाना है। अभी सर हम इसको ब्रेक करना है, इसके बारे में सर आपसे गाइडेंस चाहिए। मेरे पर्सनल एग्जांपल ही आपको बताऊंगा, शायद वो भी इसी तरह के ओवरऑल पैटर्न्स भी आप बाकी लोगों में भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो आप मुझे प्लीज बताइएगा कि हाँ ऐसा ही होता होगा। जरूर। फॉर एग्जांपल, मैं सुबह 11 साढ़े 11 बजे ऑफिस आता हूँ। ऑफिस आने के बाद एक्सपेक्टेशंस है कि हमने काम स्टार्ट करना चाहिए। हम 15-20 मिनट्स का टी ब्रेक लेते हैं, जो बेसिकली आई डोंट थिंक कि उसकी जरूरत हमें है, लेकिन फिर भी बाय चॉइस हम टी ब्रेक लेते हैं आने के बाद इमीडिएटली। 15 आने के बाद तो ब्रेक की जरूरत ही नहीं सर, एनर्जी के साथ आए हैं। और उसके बाद डेस्क पे बैठने के बाद भी वर्क ऑर्गेनाइज करते करते कि अभी ये काम पहले स्टार्ट करूं, ये पहले काम स्टार्ट करूं, या ये पहले काम स्टार्ट करूं, ऐसे करते करते एक भी काम अगले घंटे तक मैं स्टार्ट नहीं कर पाता। और बहुत लोगों को मैंने देखा है ऐसे कि इस तरह से ही पैटर्न होता है। तो क्या ये प्रोक्रेस्टिनेशन है? तो इसको कैसे ब्रेक करना है, इसके बारे में जानेंगे। डेफिनेटली ये प्रोक्रेस्टिनेशन है, पर इसमें मुझे टाइप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो एक सवाल मैं आपको पूछूंगा। चलो मान लेते हैं कि कल आप मॉर्निंग में यहां पर आए और आपको इमीडिएटली काम स्टार्ट कर देना है, राइट? तो इस सेंटेंस को आप फिनिश करें, मैं इसी वक्त काम स्टार्ट कर देता अगर वो लास्ट मोमेंट होता। हाँ, अगर वो लास्ट मोमेंट होता।
अगर हाई इम्पैक्ट होता, हाई इम्पैक्ट होता है। राइट, डेडलाइन होती, हाई इम्पैक्ट होता, तो आपका टाइप ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन है हाई लो इम्पैक्ट प्रोक्रास्टिनेशन। अगर हाई इम्पैक्ट है तो इमीडिएटली स्टार्ट कर देना, राइट। कई बार इसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर आपके सिचुएशन में कोई देगा कि अगर मुझे पूरी काम की क्लैरिटी होती कि आज क्या क्या काम करना है तो मैं अभी स्टार्ट कर देता, क्योंकि हमने कहा कि हम 15-20 मिनट वेस्ट करते हैं और जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं आती मैं स्टार्ट ही नहीं करता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ कि किसके बाद क्या करना है। तो ये भी एक आंसर हो सकता है कि परफेक्शनिस्ट, कि जब तक 100% क्लैरिटी नहीं है तब तक हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे। तो हर टाइप को ब्रेक करने की तरीका जो है वो अलग अलग, हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारे यहाँ होता है तो आस्क कर लेते हैं, राइट। तो इसको हम कैसे ब्रेक करें, एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, हम इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो आपने कहा कि अगर हाई इम्पैक्ट होता तो कर लिया होता, डेडलाइन होती तो कर लिया होता, राइट। इसके अलावा और कोई कंडीशंस है कि अगर ऐसा होता तो मैं कर लिया होता, इमीडिएटली कर लिया होता? उसका हाई इम्पैक्ट ही है जो बेसिकली, और कुछ इसके अलावा आई गेस आई डोंट नो, मतलब अभी मैं इमेजिन तो नहीं कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा मूड होता, या फिर मुझ में एनर्जी होती, या फिर पूरी क्लैरिटी होती, या सब कुछ चीजें ऑर्डर में होती, वेदर अच्छा होता, कोई हेल्पर होता। हाँ, हेल्पर होता वाली बात बहुत बार होती है, हेल्पर होता, राइट। और काम डिस्ट्रेसिंग नहीं होता, मजेदार होता। हाँ, ये आसान होता। हो सकता है। आसान तो थे सर, सारे काम आसान थे। हाँ, या फिर मुझे बहुत उसमें से कुछ आउटपुट मिलने वाला होता, इमीडिएट आउटपुट मिलने वाला होता, ऐसा कुछ था। इमीडिएट आउटपुट तो सर मिलता है बहुत बार। जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रपोजल भेजना है, 11 बजे भेजना है, 12 बजे भेजा तो भी इम्पैक्ट नहीं होगा, तो 11 की जगह 12 बजे भेज रहा हूँ, लेकिन 11 बजे में भेज दिया रहता वो प्रपोजल फॉर एग्जांपल, तो और अच्छा कम्युनिकेशन इमीडिएट कर पाता। ठीक है। तो आप बहुत एक्सपर्ट प्रोक्रास्टिनेटर नहीं हो। जो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं उनकी 6-8 कंडीशंस होती कि अगर ऐसा 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 होता तो मैं इमीडिएटली कर लिया होता। तो आपकी सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर हाई इम्पैक्ट होता तो मैं कर लिया, राइट। तो रिगार्डलेस फिर भी हम इस पर काउंटर सवाल पूछेंगे। अब आप आपको ये हैबिट ब्रेक करनी है, राइट। सबसे पहला आप सवाल आप अपने आप से ये पूछिए, क्या हाई इम्पैक्ट नहीं होने के बावजूद, मतलब जो आपने आइडियल कंडीशन रखी है, ये आइडियल कंडीशन के चलते ही मैं करूंगा, हाई इम्पैक्ट हो या डेडलाइन हो, हाई इम्पैक्ट न होने के बावजूद भी क्या इस काम को किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सर पे बंदूक ही रख दी, इसका कोई फायदा भी होने वाला, कोई डेडलाइन नहीं है, पर अभी करो, तो आप तो कर लेंगे, राइट। बिल्कुल। आइडियल कंडीशंस प्रेजेंट नहीं होने के बावजूद भी इस काम को करना हेल्पफुल रहेगा? हाँ, हेल्पफुल रहेगा। पहला तो है किया जा सकता है, इट इज पॉसिबल टू डू इट। सेकंड, इट इज हेल्पफुल टू डू इट। थर्ड, आपने कभी पास्ट में आइडियल कंडीशंस के न चलते हुए भी काम किया है? क्या है? कई बार एग्जांपल देता हूं कि आइडियल कंडीशंस नहीं होती फिर भी हम पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं। जैसे मॉर्निंग फ्लाइट्स लेते हैं, किसको इच्छा होती है मॉर्निंग में सुबह सुबह 3 बजे उठो, फिर 5 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचो और फिर 7 बजे की फ्लाइट लो, किसी को इच्छा नहीं होती, पर हम विदाउट मोटिवेशन पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं, डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और फिर भी हमारा मूड नहीं होता। तो आइडियल कंडीशंस के न चलते हुए भी हम ये काम कर चुके हैं का सफिशिएंट एविडेंस है, राइट। उसके बाद सवाल पूछेंगे कि कितना चांस है कि आइडियल कंडीशंस प्रेजेंट होंगी, और सारी आइडियल कंडीशंस एक साथ प्रेजेंट होंगी? बहुत कम चांस, राइट। लास्ट है, आप क्या कीमत चुका रहे हैं आइडियल कंडीशंस का वेट करते करते? कीमत बहुत चुकाते हैं, मतलब इमीडिएट तो नहीं चुकाते, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ती है। स्ट्रेस होता है, बाद में काम की प्रोडक्टिविटी कम होती है, ओवरऑल इनकम अफेक्ट होता है, और उसका चेन रिएक्शन होता है, एक काम दूसरे काम से लिंक होता है। जब तक पहला नहीं करेंगे दूसरा अटका हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक फॉरकास्ट शूट नहीं किया तो उसके बाद उसकी एडिटिंग नहीं होगी, पब्लिशिंग नहीं होगी, तो इसके जो फायदे आपको मिलने वाले थे वो नहीं है। सो इट्स अ चेन रिएक्शन जो हम कॉस्ट पे करते हैं, और बिकॉज हमने वो किया ही नहीं, हमको कॉस्ट भी पता नहीं होती है। सो ये एक तरीका है जिससे हम ऑल टाइप्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक कर सकते हैं, जहां हम सवाल पूछेंगे कि व्हाट आइडियल कंडीशंस मस्ट बी प्रेजेंट, देन आई विल डू इट राइट अवे। सो इफ ओनली दीज कंडीशंस वर प्रेजेंट से लेकर इवन इफ दीज आइडियल कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट, आई विल डू इट। ओके, तो ये हमें हमारे माइंड में सोचना है अपने आपको सवाल पूछ लिया कि क्या आइडियल कंडीशंस की वेट कर रहा हूँ। सर इसके और कुछ ट्रिक्स है सर प्रोक्रेस्टिनेशन के? सर कुछ एक 3-4 ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे,
प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करने के? बहुत सारे ट्रिक्स। हाँ, वैसे तो आई वुड से कि जितने क्लाइंट्स उतनी ट्रिक्स हम इतने, हर क्लाइंट को अलग अलग टेक्निक काम करेगी। इसको हम ट्रिक्स नहीं कहेंगे, इसको हम टेक्निक्स कहेंगे। टेक्निक्स, ओके। एक है चॉइस पॉइंट टेक्निक। इमेजिन करिए कि सॉरी, क्या? चॉइस पॉइंट। चॉइस पॉइंट, हाँ। चॉइस पॉइंट टेक्निक। चॉइस पॉइंट टेक्निक में आप इमेजिन करिए कि एक रास्ते से चल रहे हैं और ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से लेफ्ट और राइट दो रास्ते जा रहे हैं। लेफ्ट रास्ता बताता है आपको कि पोस्टपोन कर दो, राइट रास्ता बताता है कि पोस्टपोन मत करो, अभी करो। आपके हाथ में चॉइस है कि कौन से रास्ते पर जाना है। और हर मोमेंट ऑफ टाइम जो है वो एक चॉइस पॉइंट, हर वक्त आप कर सकते हैं। आप जितने लेट चॉइस लेंगे उतना मुश्किल होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं टिपिकल एनाटॉमी बता रहा हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन की, कि मुझे किसी प्रेजेंटेशन को तैयार करना है, राइट, और मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ और मैंने सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी शुरू कर दी, रील्स को स्क्रॉल करना। अब सबसे पहला चॉइस पॉइंट है जब मेरे दिमाग में आया कि अभी इसको बाद में करूंगा, वो सबसे पहला चॉइस पॉइंट था। लास्ट चॉइस पॉइंट है कि जब मैं ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी शुरू कर चुका हूं, जैसे देखा हुआ हो या फिर रील्स देखा हो। अब यहां से वापस जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरा ब्रेन ऑलरेडी डोपामिन मिल रहा है इसको में से। तो जितना हम लेट चॉइस पॉइंट लेंगे उतना मुश्किल होता जाएगा। अर्ली चॉइस पॉइंट्स आसान होते हैं। दिस इज वन। सेकेंड टेक्निक मैं कहूंगा बबल रैप टेक्निक। बबल रैप में आप हाथ में बबल रैप लीजिए और आपको अर्ज आएगी कि इसको मैं पॉप करूं, राइट। सिर्फ अपने आप को बताइए कि इसको पॉप नहीं करना है, सिर्फ फील करना है। आप एक्चुअली बबल रैप लेना है हाथ में? हाँ, बबल रैप हाथ में आना है। इमेजिन भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। और फील कर रहे हैं लेकिन इसको पॉप नहीं कर रहा है। आपको ये पता चलेगा कि आपके दिमाग में अर्ज अभी भी आ रही है लेकिन आप अर्ज को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अर्ज पर एक्ट करना है कि नहीं एक्ट करना है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपके बर्ताव को हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो जब भी आपके दिमाग में अर्ज आए कि इसको मुझे बाद में करना है, रिमेंबर कि अर्ज आती रहेगी। अर्ज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन अर्ज पर एक्ट करना है कि नहीं करना है उसको आप कंट्रोल कर सकते। क्या आप डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं मुझे बबल्स तो आ रही है, बाद में करने की अर्ज आ रही है, इसको अभी अभी करना। कई बार हम रिवर्स प्ले टेक्निक यूज करते हैं कि लास्ट मोमेंट, लास्ट टाइम क्या हुआ था। वैसे मुझे कहीं जाना है, पहुंचना है, मुझे 11 बजे बुलाया है और मैं सोच रहा हूँ कि गूगल मैप्स जो है 32 मिनट बता रहा है, तो मैं 10:30 बजे निकला तो भी चलेगा, 10:28 को निकला तो भी चलेगा। मैं निकलता हूँ 10:28 को, पर असल में मैं वहां 11:30 बजे पहुंच रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ? लिफ्ट आने में 5 मिनट लग गया। लिफ्ट आने के बाद में मैं नीचे गया, मुझे पता चला कि मेरी चाबी तो ऊपर ही रह गई, तो फिर से मैं ऊपर आया और चाबी लेकर नीचे गया। पीछे जाने के बाद में टाइम बदल चुका था तो ट्रैफिक की सिचुएशन बदल गई। अब ट्रैफिक जो मुझे 32 मिनट में ले जाने वाला था उसने 45 मिनट ले गई, राइट। और लास्ट मोमेंट पे वहां जाने के बाद में मैं पहुंच तो गया पर मुझे लोकेशन मिल नहीं रही थी, तो मैं घूमता रहा। घूमने के बाद में सेम चीज फिर से हुई कि कार पार्किंग में टाइम लग गया और वहां की लिफ्ट ही बंद थी, तो मुझे पैदल ऊपर जाना पड़ा। हाफते पहुंचने के बाद में मुझे और 5 मिनट रेस्ट करना पड़ा, तब तक इंटरव्यू का टाइम खत्म हो चुका है। सो ये चीजें होती हैं कि हमने बफर टाइम नहीं छोड़ा। सो रिमाइंड करें कि लास्ट टाइम क्या हुआ, लास्ट टाइम में कैसे कैसे लेट हुआ था। तो पुरानी मेमोरीज को याद रख के भी हम बफर टाइम रखने की आदत रख सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। रियलिटी जो है हमारे इमेजिनेशन से अलग रहती है। हम इमेजिनेशन में सोचते हैं कि सारी आइडियल कंडीशंस मुझे मिल जाएंगी, असलियत में ऐसा नहीं होता ऐसा। सो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। और एक टेक्निक है स्टूडेंट्स के लिए, आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल रहेगी कि इमेजिन करिए कि आपके सर पे एक एक बुक मैं रख रहा हूँ, एक किताब रखी। एक किताब का मतलब है कि आपने एक टास्क को पोस्टपोन किया, तो मैंने एक किताब रखी, फिर दूसरी टास्क को पोस्टपोन किया, दूसरी किताब रखी, और आपको ये बुक्स जो है वो बैलेंस करने हैं अपने तरफ से, राइट। तो 5-6 बुक्स के बाद में वो हैवी लगने लगेगा बिल्कुल, और उसको बैलेंस करना भी मुश्किल होगा। तो इमेजिन करिए 10 से 12 बुक्स अगर आपके सर पे हैं तो कितना प्रेशर आएगा, राइट। लेकिन एक एक बुक को हम हटाते जाएंगे तो प्रेशर रिलीज होते जाएगा। तो यही है टेक्निक, जो बुक्स पाइल अप करने की टेक्निक है, जिसमें रिलीफ की तरफ देखिए कि सारा काम खत्म होने के बाद में क्या रिलीफ मिलेगा मुझे। तो ये एक टेक्निक है जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन।
वैसे बहुत सारी टेक्निक्स है, जितने क्लाइंट्स उनके हिसाब से हमें टेक्निक्स बनानी पड़ती है। एज आई सेड, उसके अंदर लाइक इमोशन हमको एड्रेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को घबराहट होती है कि अगर मैं इसको काम को कर लूंगा तो ये कितनी दिक्कत होगी, कितनी तकलीफ होगी, ऐसा हो सकता है। या फिर मेरा काम अच्छा नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे। तो इस एंग्जाइटी को हमको मैनेज करना पड़ता है। कई बार गिल्ट को मैनेज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इतने दिनों से नहीं किया, इसका रिमाइंडर मुझे मिलेगा जब मैं चैप्टर खोलूंगा तो मुझे बड़ी गिल्ट होगी, इसलिए मैं इसको टाल दे रहा हूँ। कई बार शर्म महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ या बहुत दुबला हो गया हूँ, अब मुझे जिम जाना है, तो मैं क्यों टाल रहा हूँ? क्योंकि वहां लोगों को देखकर मुझे शर्म आएगी, तो इसलिए मैं उस शर्म के चलते जिम ही नहीं जा रहा हूँ। या फिर डर रहता है कि ट्रेनर मुझे डांटेगा, तो इसलिए मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। तो हर प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे कुछ ना कुछ एक भावना होती है, नेगेटिव इमोशन होता है, जिसको हमको एड्रेस करना पड़ता है। और उस पर अगर काम कर लेना तो प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रेक करना आसान हो जाएगा। परफेक्ट सर। अभी इन जनरल मैंने आपको सेल्फ हेल्प रिलेटेड सॉल्यूशंस पूछे थे, ठीक है। नाउ ऐसा कोई समय है प्रोक्रेस्टिनेशन में कि नाउ आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ही चाहिए, वो घड़ी कब आती है प्रोक्रेस्टिनेशन के इस पूरे पैटर्न में कि नहीं अभी अगर साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं गए तो और आगे आपका नुकसान करेंगे? मुझे लगता है प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए वेट नहीं करना चाहिए कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं कि अब ये घड़ी आएगी तो मैं जाऊंगा। सारे साइकोलॉजिस्ट जो है वो 3 तरह के काम करते हैं। एक होता है आपकी डेवलपमेंट, मतलब आप नॉर्मल है, हाई फंक्शनिंग है, इसके बावजूद भी आप अच्छे से डेवलप हो सकते हैं। तो हो सकता है आपका मंथली इनकम 1 करोड़ रुपए है, लेकिन अब इसका भी एक किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा कि मेरे पास एक PWD के एक इंजीनियर थे, तो उनको पता चला कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूं। उन्हें कहा कि आप मुझे हेल्प कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रॉब्लम ही ऐसी प्रेजेंट करी, मैं हमेशा 100 करोड़ पर ईयर का टारगेट मेरा रहता है, टर्नओवर होना चाहिए। मैं 82 करोड़ पे आके रुक जाता हूँ, उसके आगे जा ही नहीं पाता। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आपकी हेल्प। तो हमने आइडेंटिफाई किया उससे प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, टेंडर फाइल करना प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, मनी रिकवरी करना प्रोक्रेस्टिनेट करते थे। तो उन्होंने 1.5 साल बाद मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा सर पहले ही साल में मैंने 100 करोड़ क्रॉस कर लिया और 112 करोड़ पर मैं हूँ, राइट। सो 1.5 साल में ही इतना पहुंच गया, मतलब 30,000 से है। तो अच्छा, उसमें से मुझे सिर्फ 2-2.5 हजार ही रुपए मिले कंसल्टेशन फीस। और साहब ये प्रोक्रेस्टिनेशन उसको प्रॉब्लमेटिक नहीं था ज्यादा, पर इसके बावजूद भी इतनी डेवलपमेंट कर ली कि एक सिंपल हैबिट को चेंज करके 80 करोड़ से 112 करोड़ तक आदमी पहुंच गया। आई मीन लाइक दैट इज रियली मार्वेलस। तो हमें वेट नहीं करना। सर एक स्टेटमेंट मतलब मैं ये कर सकता हूं कि काउंसलर के पास जाने से, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से उनकी मुझे वर्ड बताइए सही है क्या, थेरेपी लेने से, ये वर्ड सही है, हम प्रोक्रेस्टिनेशन के हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली ब्रेक कर सकता है। तो थेरेपी डेवलपमेंट में तो हेल्प करती है। अच्छा, तो ये इसको हम कहते हैं कि थेरेपी लेना है। हाँ जी बराबर। हाँ। यस, थेरेपी इज कोचिंग। ओके, कोचिंग। थेरेपी इज कोचिंग आपको। और सर ये 1-to-1 होती है, मतलब मैं आपके पास आ रहा हूँ और आप मुझे गाइड कर रहे हैं? जैसे अभी हम पॉडकास्ट में तो लिमिटेशंस होते हैं, आप मुझे पर्सनल बहुत सारी बातें नहीं पूछ पाएंगे शायद यहाँ, लेकिन इस तरह से होती है। ट्रेनिंग होता है। अब जैसे मैंने आपकी थेरेपी कर ली, मैं कहूंगा कि जब मैंने आपको ये सवाल पूछा कि क्या आइडियल कंडीशंस के चलते आप कर लेते थे, तो आपने अपने दिमाग में सोचना शुरू कर दिया, राइट। और आपके दिमाग में एक्शन प्लान भी आ गया कि मैं कल ऐसा करके देखूंगा, राइट। सो दिस इज थेरेपी। आपके सोचने का तरीका मैंने चेंज कर दिया। फिर वो फॉर्मल 1-to-1 सेशन से हो, एक आध यूट्यूब वीडियो देख के हो, या फिर मैं अपना एक किस्सा खुद का सुना रहा हूँ या किसी और का सुना रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में सोचने का तरीका चेंज हुआ है तो वो थेरेपी हो गए। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है दो चीजें हैं हमारे सोसाइटी में, एक तो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्री, वर्डी टैबू। मैं कॉमन मैन के तौर पे बता रहा हूँ। और प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब बचपन से मैं आलसी हूं। आलसी है भाई तू, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की क्या जरूरत है? ऐसा एक सवाल मेरे मन में आता है। तो उसको ही ब्रेक करना था मुझे इस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन से। मेरे ख्याल से हमारे सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेड थेरेपिस्ट हैं, हाँ, आप उनका नाम बताइए।
सबसे पहले जो बुक्स में डॉक्यूमेंटेड थेरेपिस्ट है जिन्होंने सोचने का तरीका चेंज किया किसी का, सिगमंड फ्रॉइड? नहीं, अच्छा, नहीं सर, मुझे मैं अल्बर्ट एलिस, आप मुझे इस तरह भी प्रिसाइज नहीं बोला। श्री कृष्ण भगवान आ ये फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड थेरेपिस्ट मैं कहूंगा। ओके, उन्होंने जो भगवत गीता लिखी उसमें उन्होंने अर्जुन का किस तरह से हृदय परिवर्तन या मत परिवर्तन किया, ये पूरा उसमें अच्छे से लिखा हुआ है। यहाँ तक कि अर्जुन को जो पैनिक अटैक था, बात हो रही थी, पेट थी, शर्म थी कि ये सब चीजें मैं कैसे करूंगा, तो उन्होंने पूरा गीता जो बताया उस समय। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि द फर्स्ट काउंसलिंग सेशन इज श्रीमद् भगवत गीता, डॉक्यूमेंटेड, इज डॉक्यूमेंटेड, फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड काउंसलिंग सेशन इज भगवत गीता। उससे पहले भी दुनिया एग्जिस्ट करती थी, उसके पहले भी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, इससे पहले भी लोग एक दूसरे को फॉर्मली बताते हो, हेल्प करते हो। हाँ, उसके बाद में भगवान राम का भी काउंसलिंग सेशन हुआ है, आई थिंक वशिष्ठा ऋषि वशिष्ठ, हाँ, उनका काउंसलिंग सेशन योग वशिष्ठ करके, योग वशिष्ठ के 2 बार उनका काउंसलिंग हुआ। उनको मेजर डिप्रेशन हुआ था, शरयू नदी के किनारे उनके काउंसलिंग सेशन लगे थे। ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। तो इसका मतलब है कि हम ह्यूमंस एक दूसरे को पहले से हेल्प करते आ रहे हैं, राइट, और डॉक्यूमेंटेशन बाद में शुरू हुआ। तो हम कतराएंगे नहीं भगवान से कुछ काउंसलिंग सेशन लेने में, तो प्रोफेशनल से लेने में क्या प्रॉब्लम है। ग्रेट, बस इतना याद रखें कि प्रोफेशनल जो है प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए। कई बार रेगुलेटेड अगर प्रोफेशन नहीं है तो उसमें अनट्रेन्ड थेरेपिस्ट बहुत आ जाते हैं, जो मतलब जिनके पास जाने से प्रॉब्लम ये होती है, आपको फील बेटर होता है, मतलब आपको अच्छा लगता है कि मैंने अपने दिल की बात किसी से कही, तो उसका कैथार्टिक इफेक्ट जो है वो डेफिनेटली होता है। तो यू डोंट गेट बेटर। गेट बेटर का मतलब है कि अगले बार जब सेम प्रतिकूल परिस्थिति फिर से वापस आती है तो आपकी प्रतिक्रिया फिर से वैसी वैसी। गेट बेटर में आपकी प्रतिक्रियाएं ज्यादा अनुकूल होगी, ज्यादा एडेप्टिव होती। तो गेट बेटर तभी हो सकता है जब आपके सोचने का तरीका चेंज होगा, जब आपका बर्ताव का तरीका चेंज होगा, तब आपके इमोशंस और आपके बिहेवियर चेंज होंगे। सो आई थिंक गेटिंग बेटर कैन ओनली बी अचीव्ड बाय ट्रेन्ड प्रोफेशनल काउंसलर्स जो थोरली इवैल्यूएट करते हैं। कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन सिंपली एनीमिया की वजह से होता है, कई बार जो आप लेजीनेस कह रहे हैं वो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है, कई बार लोग कह दे कि बस तू तो मनमौजी है, ये एडीएचडी की वजह से हो सकता है कि उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, साइड ट्रैकिंग हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो रील्स देखने लग गए और छोटी सी आवाज से, छोटी से नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो ट्रेन थेरेपिस्ट जो है इनको पूरा पता होता है कि इस इंसान में प्रोक्रेस्टिनेशन का पैटर्न कैसे आया है, क्यों आया है, कैसे मेंटेन हो रहा है और उसको कैसे ठीक करना है। ग्रेट सर, कितने सेशंस लेने पड़ते हैं आइडियली, मतलब कितनी बार आना पड़ता है आपके यहाँ पे, वो कैसे आप डिसाइड करते हैं? देखिए, ऑन एन एवरेज मैं कहूंगा पॉजिटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो 8 से 12 सेशंस होती है। कई क्लाइंट्स अभी मोटा हाँ, इन जनरल, और पर सेशन कितना टाइम सर? पर सेशन 45 मिनट्स। ओके। लेकिन कई क्लाइंट्स जो है उससे पहले ही उनको बेनिफिट मिल जाता है कि क्लाइंट्स को ज्यादा वक्त लग सकता है डिपेंडिंग ऑन कोमॉर्बिडिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल किसी को प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ साथ क्रोनिक डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर एडीएचडी हो सकता है, या फिर और कुछ स्ट्रेसर्स हो सकते हैं जिसमें वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो टाइम लग सकता है। और कुछ लोग होमवर्क्स नहीं करते हैं, जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस नहीं करने को ज्यादा समय लगता है। और कुछ लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत कमिटेड होते हैं, जल्दी थेरेपी में काम करते हैं, तो उनको कम सेशंस में भी काम हो जाता है। सो इट ऑल्स वेरिएबल, बट यू नो मैं कहूंगा कि 8 से 12 सेशंस ऑन एन एवरेज पकड़ के चलना चाहिए, जिसमें मोस्टली सारे क्लाइंट्स की थेरेपी जो है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कितना हो सकता है। सर अभी हम लास्ट फेज में हैं हमारे डिस्कशन के। मुझे एक तो पता चला 2 चीजें कि सेल्फ हेल्प हमने कैसे करनी चाहिए, और सेल्फ हेल्प के साथ थेरेपी सेशंस भी लेने चाहिए। भगवान राम खुद ले रहे सर, तो हम तो आने ही चाहिए आपके पास। सर अभी एक पैटर्न, मुझे इस पे आप सोल्यूशन आप सिर्फ दीजिए सर। ये ना हाउस होल्ड में मैंने देखा है, हाउस होल्ड में जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए, मतलब ये मुझे ना अभी आप हेल्प करेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि मेरा रियल ये है।
8 बजे कपड़े लगाए, रात को 10 बजे वो पूरा उसका साइकिल हुआ। मैं 10 बजे जाके 2 मिनट का काम है सर, सिर्फ 2 मिनट का कपड़े सुखाना, वो भी सर हम दूसरे दिन पे ढकेल देते हैं। फिर एक 10 मिनट का क्विक वॉश लगाते हैं और फिर हम डालते हैं। उस दिन अगर लगाए रहते तो मुझे दूसरे दिन सूखे हुए कपड़े मिले रहते मुझे अपने प्रेस करने के लिए, या मेरा कोई फेवरेट शर्ट है उसमें वो मुझे पहनने को मिलता। ये ऐसे पैटर्न्स जो सर छोटे छोटे जो लाइफ में, और ये हर कोई, मतलब मैंने डॉक्टर्स को भी देखा है, जो मेरे सर्कल के डॉक्टर्स है उनके साथ भी ये इश्यू है। मैंने खुद को तो देखा ही है, लेकिन मैंने हाउस वाइफ या तो घर में काम करते उनको भी देखा है। तो ये कैसे ब्रेक करेंगे सर? ये फिर से लो इम्पैक्ट प्रोक्रेस्टिनेशन है कि अगर मैंने नहीं भी निकाले वॉशिंग मशीन से कपड़े तो क्या ही फर्क पड़ेगा, राइट? इमीडिएटली तो फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरे दिन फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये लो इम्पैक्ट प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले अपने आप के दिमाग को ये बताइएगा कि जब भी हम पोस्टपोन करते हैं कोई टास्क, लो इम्पैक्ट हो हाई इम्पैक्ट हो, ब्रेन में एक सर्किट एक्टिवेट होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का। मेरे को अभी डिस्ट्रेस जो है, तकलीफ जो है, इसको अवॉइड करना है, प्लेजर या फिर रेस्ट को सीक करना है। तो ये हमारा सर्किट जो है स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फुटबॉल ग्राउंड पे रोज डायगोनली चल रहे हैं और रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, तो फुटबॉल ग्राउंड पर एक पाथ बन जाएगा, एग्जैक्टली, जिसको मराठी में पायवाट के हैं। हाँ, पायवाट, यस। तो एक पाथ बन जाएगा, जब तक चलते रहेंगे वो बनी रहेगी। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को ये रोड खराब नहीं करना है, नाउन खराब नहीं करना, मेरे को साइड से जाके ऐसे जाना है। तो वो पाथ जो है वो धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा, उसको निहास आ जाएगी, राइट? सेम चीज हमारे ब्रेन में होता है कि अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन को हर वक्त, हर मोमेंट में, हर चांस ले कि ये लो इम्पैक्ट हो हाई इम्पैक्ट हो, मेरे को करना ही नहीं है प्रोक्रेस्टिनेट, तो हमारे दिमाग में नया न्यूरल सर्किट जो है वो बनता रहेगा, और जिससे फिर सारी तरह के प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को ओवरकम करना हमारे लिए आसान होता जाएगा। शुरुआत में हर चीज हमें डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन जब जब हम चांस लेंगे कि नहीं मुझे नहीं करना है प्रोक्रेस्टिनेट, फॉर एग्जांपल अभी मैंने चाय पी है, कप बाद में उठा लूंगा, तो हमने सेम न्यूरल सर्किट को हमने स्ट्रेंथन कर दिया है कि नेक्स्ट टाइम कुछ भी हो तो मैं पोस्टपोन करूंगा। लेकिन हमने उसी वक्त करने की आदत डाल दी कि वो बड़ा भी काम हो ना तो हम उसको करने का चांस बढ़ता जाता है। तो लो इम्पैक्ट प्रोक्रेस्टिनेशन का सारे दूसरे टाइप्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम हमारी ब्रेन के हेल्थ के लिए, हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लिए लो इम्पैक्ट प्रोक्रेस्टिनेशन को भी ब्रेक करना शुरू करें। प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में हम बहुत सारी चीजें जान रहे हैं, बस एक दो चीजें जाननी है सर आखिरी। वन, आज मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रेक करने का तय किया और शायद प्रोक्रेस्टिनेट करते करते अगले साल तक मैंने ब्रेक कर भी लिया। प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रेक करने के बाद मेरे लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं सर? इस सवाल के जवाब तो मैं आपको ही काउंटर क्वेश्चन करके कहूंगा। चलो मान लेते हैं कि आपने सारा प्रोक्रेस्टिनेशन बंद कर दिया, तो आपका कल का दिन कैसे जाएगा? सीसीटीवी फुटेज में क्या क्या अलग दिखेगा? काम करते रहूंगा सर मैं, जो प्रोक्रेस्टिनेट रील स्क्रॉल कर रहा था या फिर टाइम पास कर रहा था, किसी को भी फोन लगा रहा था, कुछ ऐसे एक्टिविटी कर रहा था, वो शायद ना करते हुए मैं अपने काम पे कंसंट्रेट करूंगा। और ऐसे ही अगर चलता रहा कि आपने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया, सारे काम जो पोस्टपोन कर रहे थे उनको इमीडिएटली करना शुरू किया, तो एक हफ्ते में आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा? महीने भर के काम एक हफ्ते में हो जाएंगे सर मेरे। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत सॉर्टेड हो जाएंगे सर। फिजिकल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? फिजिकल हेल्थ पे सब स्ट्रेस नहीं रहेगा मुझे। मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब स्ट्रेस फ्री में रहूंगा। फिजिकल हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी, कुछ आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे क्योंकि समय काफी बचेगा, तो नया कुछ शुरू करेंगे, नया कुछ सीख पाएंगे। इंटरपर्सनल हेल्थ पे कुछ फर्क पड़ेगा? फॉर एग्जांपल आपके रिलेशनशिप्स कुछ इंप्रूव होंगे? बहुत अच्छे से सर, मैं घर पे अच्छा समय दे पाऊंगा। फाइनेंशियल हेल्थ कुछ इंप्रूव होगी? वो तो 100% सर। एक हफ्ते में? यस। एक महीने में क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, एक महीने में ही फाइनेंशियल हेल्थ में भी फर्क दिखेगा। 6 महीने में क्या फर्क पड़ेगा कि सारे हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इंटरपर्सनल हेल्थ, प्रोफेशनल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ, पांचों में क्या क्या फर्क पड़ेगा 6 महीनों में? शायद 4 साल में जो अचीव किया था वो शायद 6 महीने में अचीव करेंगे। और 1 साल में क्या फर्क पड़ेगा? ट्रिमेंडस सर। बी स्पेसिफिक। 1 साल में क्या कहाँ देखते हैं आप अपने आप को? अगर आपने सारा प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दिया तो 1 ईयर में कहाँ प्रोजेक्टेड प्रोग्रेस क्या है? ऑलमोस्ट सर 2x ग्रोथ इस साल से। 2x। और 5 इयर्स में?
10x सर। 5 years में 10x होगी, मतलब आपकी ग्रोथ की स्पीड कम हो जाएगी। नहीं मतलब 2x एक्सपोनेंशियली में। हाँ ठीक है। मतलब मैं प्रिसाइजली नहीं बता पा रहा, लेकिन जो भी अभी मैं 5 साल में पिछले अचीव किया उससे तो 10 गुना ही अचीव कर पाऊंगा, लिटरली 10 गुना, क्योंकि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन इज यूजुअली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो अगर जैसा चल रहा है चलने दिया तो 5 साल में आप कहाँ रहेंगे? शायद आज से 2 गुना रहूंगा। हाँ, मतलब जो 10 गुना रह सकते थे वो 2 गुना रहेंगे, राइट? तो मैं, आपके पास में चॉइस है, आप इस सवाल का जवाब अच्छे से दे सकते हैं कि आज से मैंने पोस्टपोनिंग बंद कर दिया तो मेरी ग्रोथ कहां तक हो जाएगी, और अगर नहीं बंद किया, जैसे चल रहा है चलने दिया, तो कहां रहूंगा। ठीक है। तो हर किसी इंसान के ये अलग अलग रहेगी। यही सेम चीज मैं अगर मुकेश अंबानी को पूछूंगा तो उनका आंसर अलग रहेगा, लेकिन ही विल बी द राइट जज टू गेस कि उनकी प्रोग्रेस कितनी ज्यादा होगी, राइट? सो आई थिंक हर इंसान को ये सवाल पूछना चाहिए अपने आप को कि सारी चीजें पोस्टपोन करना बंद कर दिया तो मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा, राइट? 1 वीक से शुरू करिएगा और 5 साल तक कैलकुलेट करेंगे, आपको पता चलेगा कि सक्सेस का रियल मंत्र जो है वो पोस्टपोन न करना है। क्या बात है, बिल्कुल सर। तो अभी एक चीज मुझे सर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करनी है, हमारे व्यूअर्स को भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करनी है, वो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो सर बस वो टिप्स देके हम इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करेंगे। देखिए, जैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन कह रहे हैं, फिर से हमने कंडीशन डाल दी कि जब 1 जनवरी आएगा तब से मैं शुरू करूंगा, हाँ। राइट? इसको हम प्रॉमिसरी नोट प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया। सो ये प्रॉमिसरी नोट प्रोक्रेस्टिनेशन है, जिसमें हम अपने आप को प्रॉमिस करते हैं कि आज से नहीं, इस तारीख से करेंगे, जिससे हमारी गिल्ट कम हो जाती है। चलो आज नहीं किया तो जस्टिफाई नहीं किया, और 2-3 दिन ना रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो सोमवार से तो कर ही रहे। तो अपने आप को प्रॉमिस करते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉमिसरी नोट में हम उस नए बर्ताव के लिए जगह नहीं रखते। जैसे मैंने कहा कि मैं 1 तारीख से जिम जाऊंगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कितने बजे जाऊंगा। 9 बजे जाऊंगा सुबह। 9 बजे तो आप बच्चों को स्कूल छोड़ते हो, फिर हमको याद आता है अरे नहीं 9 बजे तो बच्चों को स्कूल छोड़ना था, फिर मैं शाम को जाऊंगा 7 बजे। 7 बजे तो ऑफिस से घर आते हुए मैं ट्रैफिक में रहता हूं, तो जाऊंगा कल। तो जब तक हम नई जगह नहीं बनाते तब तक प्रॉमिसरी नोट प्रोक्रेस्टिनेशन काम नहीं करता। इमेजिन करिए कि आपकी पार्किंग लॉट जो है फुल है, आपको कार रखनी है, जब तक एक गाड़ी निकलेगी नहीं तब तक दूसरी गाड़ी वहां नहीं जाएगी। तो अपने आप को सबसे पहले न्यू ईयर रेजोल्यूशन अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो नए साल की राह ना देखिए। अगर आपने कर लिया है तो चलो ठीक है, उस नई एक्टिविटी के लिए जगह जरूर बनाइए। एम्प्टी पार्किंग स्लॉट के बिना कार वहां पार्क नहीं होती, वैसे ही उस जगह के लिए जगह बनाइए। सेकंड जो रहेगा कि ये बिहेवियर सस्टेनेबल होना चाहिए। हम कई बार कहते हैं कि मैंने पूरा ही स्वीट छोड़ दूंगा, अब ये सस्टेनेबल नहीं। तो कई बार हम कहेंगे कि पोषक कटोर कहूंगा कि मैं स्वीट कम खाऊंगा, जितना खा रहा उससे आधा खाऊंगा, तो ये सस्टेनेबल हो सकता है। थर्ड, अगर आपने ऑफ ट्रैक हो गए, न्यू ईयर रेजोल्यूशन ब्रेक कर दिया, तो फिर से ट्रैक पे आ जाए। इमेजिन करिए आप रास्ते पर ड्राइव कर रहे हैं, हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते से थोड़ा सा शोल्डर पर आ गए तो आपकी गाड़ी हमको झटका लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब चलो खेतों में ही घुस जाते हैं, हाँ रास्ते से उतर गए तो चलो घुस ही जाते हैं खेतों में, आप फिर से रास्ते पर आ जाता है, राइट? तो वैसे ही जब आप ट्रैक से निकले, ब्रेक करें तो फिर से ट्रैक पे आ जाए, जितना जल्दी हो सके उतना। अपने आप को बीट मत करते बैठी नहीं, अरे यार ब्रेक हो गया, अब नेक्स्ट ईयर सूट होगा। और एक टिप मैं देना चाहूंगा कि ये दूसरों पे कम से कम डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरी वाइफ दोनों ने डाइट का प्लान किया है, राइट? अभी सारा डिपेंडेंस जो है वो वाइफ पे भी हो सकता है कि अगर वो खाना ठीक से बनाएगी तो मैं ढंग से खाऊंगा। अब क्या करो, उसने ही पूरी मौजी बना दी जो मेरी फेवरेट है, तो मैं क्या मुझे तो खाना का नहीं तो नाराज हो जाती। तो इस पे डिपेंडेंस कम दूसरों पे। हमने कहा कि मैं जिम ट्रेनर 1 तारीख से लगा रहा हूं तब जिम जाऊंगा। अब उस समय जिम ट्रेनर बेचारा बीमार पड़ गया, तो आपका रेजोल्यूशन गया, राइट? तो इसमें सेल्फ डिपेंडेंस सबसे ज्यादा हो, स्मॉल चेंजेस करें डेली जो सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं कि ड्रास्टिक चेंजेस कर लिए जो सस्टेनेबल ही नहीं है।
तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल कर सकते हैं। और सच में अगर न्यू ईयर रेजोल्यूशन की जरूरत आपको पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ प्रेटी मेसी है, काफी इनडिसिप्लिन्ड है। मैं कभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं बनाता हूँ। मैं देखता हूँ कि आज मुझे क्या चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे फैट लॉस करना है तो मैं कोई एक मुहूर्त की राह नहीं देखता हूँ। मैं बताऊँ ठीक है आज से मुझे क्या करना है। That's it. I think Great. I had never taken New Year resolutions since a long time. मैं डेली चेंजेस की बात करता हूँ। आज से क्या हो सकता है, अभी से क्या हो सकता है, राइट? What is the success to keep to success? ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे प्रोकेस्टिनेशन के पैटर्न को ब्रेक करने के लिए बहुत अच्छे हेल्पफुल टिप्स दिए हैं। थेरेपीज कॉन्सेप्ट को भी और अच्छे से हमें समझाया है, और न्यू ईयर रिजोल्यूशन कैसे लेना है नहीं लेना है, ये सारी चीजें आपने हमें बताई है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन पॉडकास्ट सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने जो बताया वो 100% सर हम इम्प्लीमेंट करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और जहां आपको लगे कि ये काम नहीं कर रहा है, ये जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट जो हमने सबके लिए दिए हैं, जहां काम नहीं कर रहा है वहां ट्रेन थेरेपिस्ट के पास जरूर जाएं, क्योंकि जो हमें ऊपर ऊपर दिख रहा है उसके अंडरलाइंग बहुत कुछ हो सकता है, राइट? और जिनका नॉलेज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को होता है, तो अपने आप को आई थिंक कोई ब्लेम करने से मतलब नहीं। आपकी गाड़ी आपकी पंक्चर हुई है तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लेकिन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग इट। परफेक्ट। तो जिम्मेदारी जरूर लें और अपने आप को चेंज करने की ठान लें। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स लवली टॉकिंग टू यू। यस सर, थैंक यू वेरी मच। सेम हियर सर, थैंक यू।